राधे राधे एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ आज ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से। आज की कार्यशाला जो कि ब्रज की देवालय कला है सांझी पर। Every year Sanji Mela has been organized and held during this time enthusiastically by Braj Sanskriti Shodh Sansthan. But unfortunately this year due to the pandemic ये हो नहीं पाया है, पर इसलिए हमने ये वेबिनार द्वारा वर्कशॉप रखा है 2 दिन का सांझी का। एंड Lakshmi Narayan Tiwari sir has been, very enthusiastically trying to preserve the heritage and also continue the traditions of Sanji, जो कि श्राद्ध पक्ष में हम देखते हैं. So I welcome all of you to this webinar, 2 days webinar and workshop on Sanji, and I really hope that all of you enjoy it as much as we enjoyed in putting this for you together. And now I would like to invite Pariti David Massey to kindly come and give the welcome address. Thank you so much, Hitangi. नमस्कार आप सबको। ब्रज में सांझी के कहियो सखिन तो सांझी धरो रिमाई, बेटी बहुत अहिरन की तब आई ते फूल अथाई, श्याम सुंदर जू कहियो सखन समुझाई, भैया बछड़ा देखे रहियो लीजो छाक धराई, सो कहीं चले श्याम सुंदर बर सखी तहां पहुँचे जाई, सखी रूप हुए मिले सखिन में फूल लिए हरसाई, कर सो कर राधा अर्पे तब मन अभिलाष पुजाई, कीर्ति रानी लेत बलैया विधि सो बचन सुनाई, सूरदास अविचल यह जोरी सुख निरखत ना अघाई। इन पदों में कहा जाता है कि श्री राधा अपनी प्रिय सखियों से कहती है कि आओ सखी सांझी बनाएं, और जब ही अहीर की एक बेटी बहुत सारे फूल लेकर वहां आ जाती है। जब यह बात कृष्ण को पता चलती है तो वो अपने सखाओं को समझाने लगते हैं कि अपने अपने बछड़ों का ध्यान रखना और मेरे लिए कुछ खाना बचा कर रखना। यह कहकर कृष्ण चुपके से वहां से गायब हो जाते हैं। अब कृष्ण सखी रूप धारण करके उन सखियों में ही मिल जाते हैं और राधा का हाथ पकड़कर सांझी बनाने लगते हैं। फिर सांझी पर अनेकों प्रकार के सुंदर व्यंजनों को चढ़ाया जाता है। माँ कीर्ति प्रसन्न चित होकर बलैया लेती है और इस सब सुंदर ब्रज की छटा को देखकर श्री सूरदास जी इस जोड़ी को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। आप सबका ब्रज संस्कृति शोध संस्थान का परिवार एक बार फिर आप सब कलाकारों, शोधकर्ताओं और ब्रज प्रेमियों का स्वागत करता है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के विभिन्न कार्यों में से एक ब्रज की देवालयी संस्कृति पर काम करते रहना हमारा संकल्प है। ब्रज की देवालयी संस्कृति देवालयी कलाओं के बिना अधूरी है। आज हम ब्रज के मंदिरों में सुशोभित होने वाली सांझी कला की बात करने के लिए इस मंच पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वर्षों से सांझी कला के संरक्षण के प्रति ठोस प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी बताते हैं कि संस्थान में संग्रहित अभिलेखों, पांडुलिपियों और वृंदावनी इतिहास के ग्रंथों में ब्रज के सांझी मेलों का तत्कालीन सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। यह सांझी मेला 19वीं सदी में बंद करा दिया गया था और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के अथक प्रयासों के द्वारा एक बार फिर नागरीदास का स्थापित यह सांझी मेला वृंदावन के ब्रह्म कुंड में पुनः स्थापित हुआ। महामारी के और इस पैंडेमिक के दौर में इस वर्ष हम वृंदावन के ब्रह्म कुंड में हर वर्ष होने वाले सांझी मेले में शामिल तो नहीं हो पाए, तो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की यह छोटा सा कोशिश है कि वृंदावन स्वयं वही लाया जाए जहां वृंदावन प्रेमी विराजत है। तो इस 2 दिन की कार्यशाला जो श्री गोदा विहार मंदिर के पुनीत प्रांगण से वृंदावन से सीधा आप सबके लिए प्रसारित हो रही है,
इसमें आप घर बैठे ही वृंदावन की वृंदावनी सांझी बनाने की झलक और तकनीक को समझने का प्रयास कर सकते हैं और वृंदावन के ही सुप्रसिद्ध कलाकारों और श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी का अमूल्य ज्ञान हमारे पास उपलब्ध होगा। सांझी सीखने के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल ब्रज भाव और यह स्वेच्छा कि ब्रज की कार्यों में जो हमारा संकल्प है उसमें हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ ब्रज के सुप्रसिद्ध कलाकार जुड़े हुए हैं, उनका परिचय देना बनता है। पहला है श्री विश्वजीत, जो वृंदावन के ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। इन्होंने वृंदावनी सांझी कला के संरक्षण हेतु निरंतर समर्पित भाव से बहुत सारे कार्य किए हैं। वृंदावन के पौराणिक ब्रह्म कुंड पर सांझी मेले के ये नियमित तौर पर हर साल जुड़े रहे हैं। प्रतिवर्ष इनकी कला को ब्रह्म कुंड में प्रदर्शित किया गया है। ये सांझी के पूर्ण कलाकार हैं। सांझी के सांचे यानी स्टेंसिल निर्माण हेतु इन्हें राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कला कर्म को न केवल चित्रों वरन देश भर के मंदिरों, हवेलियों और होटल्स की भित्तियों पर भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें कई बार सम्मान एवं पुरस्कार दिया है। श्री विश्वजीत जी, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है। अगले हैं श्री ब्रजगोपाल गुप्ता जी। श्री ब्रजगोपाल गुप्ता जी वृंदावन धाम के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। इनके द्वारा निर्मित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की, श्री राधा रमन जी की, ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल और अनेक ब्रज लीलाओं के स्वर्ण और रत्न जड़ित चित्र भक्तों की सेवा में प्रतिष्ठित हैं। वृंदावनी सांझी कला के प्रति इनके समर्पण को इस बात से समझा जा सकता है कि इन्होंने सांझी को स्थायी पेंटिंग स्वरूप में निर्मित करने के लिए जो नव विचार है कर्म का ही एक भाग बना लिया। श्री ब्रज गोपाल जी लघु चित्र यानी मिनिएचर शैली के श्रेष्ठ पारंपरिक कलाकार हैं, जिन्हें राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सन 2019 में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान द्वारा भी इन्हें ब्रज संस्कृति सेवी सम्मान मिला है। श्री ब्रज गोपाल जी, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान से आप हमेशा से जुड़े हुए हैं और इस बार भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री मदन मोहन शर्मा जी, जो वृंदावन के प्रमुख युवा कलाकारों में से एक हैं। ये वृंदावन के ऐसे कलाकार साधक हैं जिन्होंने कला कर्म में परंपरा और आधुनिकता के संगम को दिखाया है। वस्त्रों पर चित्रांकन के ये एक प्रमुख विशेषज्ञ हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा से जन्मा नविचार का नक्षत्र भी माना गया है। ये लघु चित्र शैली के श्रेष्ठ पारंपरिक कलाकार हैं। श्री मदन मोहन वृंदावनी सांझी कला परंपरा के संरक्षण के लिए बहुत बहुत काम करते आए हैं और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान का भाग्य है कि वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बिना किसी विलंब चलिए सीधा वृंदावन श्रीधाम गोदा विहार मंदिर की ओर और ब्रज के रंगों में सजने वाली सांझी कैसे बनती है, कैसे रचाई जाती है, इसका सीधा प्रसारण हम वृंदावन से आज देखें। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है? श्रीधाम गोदा विहार के इस परिसर में हार्दिक स्वागत है। आप जो भी ऑनलाइन जितने कलाकार, गुणीजन, विद्वान घन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उनका ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहाँ देख रहे हैं सांझी का निर्माण, और क्योंकि पूरे विश्व में महामारी का एक संकट चल रहा है, वृंदावनी सांझी की अपनी जो प्रमुख विशेषता है, जो पहली विशेषता है, वह है वेदी। वेदी जो कच्ची मिट्टी के एक 8 पहलू
अष्टकोण आकार की कच्ची मिट्टी की आकृति होती है जिसपे सांझी का चित्रण होता है। क्योंकि वृंदावन में भी महामारी ने अपना असर दिखाया है, तो इस समय कच्ची मिट्टी की बेदी बनाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी मिट्टी की बेदी बनाना उतना संभव नहीं है। इसके लिए हमारे कलाकारों ने यह निर्णय लिया कि बोर्ड पर आज बेदी की जगह बोर्ड पर यह काम आप लोगों को दिखाया जाए और समझाया जाए, जिससे हर कोई इसको कर सके। क्योंकि बेदी बनाना भी एक अलग से एक जटिल कार्य है, क्योंकि अठपहलू बेदी बनती है, कच्ची मिट्टी तैयार करनी पड़ती है और वह एक समय साध्य कार्य भी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से कार्य चल रहा है सांझी के ऊपर। हम लोगों ने सुबह ग्रुप में चित्र डाले थे, जो ज्यामितीय आकृति बनी थी उसका आधा तैयार हो गया था और अब रंग छानने की प्रक्रिया चल रही है। और आप देख रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हो तो विश्वजीत दास जो वृंदावनी सांझी के प्रमुख कलाकार हैं वो रंग छान रहे हैं। और दादा ये जो चल रही है ये क्या है, जरा इसके बारे में आप हमें बताइए। ये सांझी की अब मेन जो डिजाइन हम बनाते हैं बेल, आइए। इस समय हम ले रहे हैं इसकी बेल की डिजाइन। अच्छा 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 अच्छा। अब सबसे पहले तो इसमें मेन जो चीज है जो हम पेपर से ये बनाते हैं, इसको हम सांझी की भाषा में बोलते हैं बिस्तर। ये सांझी की भाषा में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो पेपर से, अखबार से इस तरह की पट्टियां बनाई जाती हैं और इन्हें बिस्तर कहा जाता है। बिस्तर कहा जाता ये क्यों दादा बनाई जाती हैं? है। ये जिस तरह से इसमें ज्योमेट्रिकल पूरा फॉर्म है, इसका ज्योमेट्रिकल आकृति होने की वजह से इसकी लाइन को जो बांधना होता है ये बंधाव के लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा हम कपड़े से जब कलर को छानेंगे तो वो बिखर के चलेगा कलर। अच्छा, वो बिखराव ना आए, इसमें बंधाव आ जाए। अच्छा अच्छा उस अच्छा बंधाव के लिए ये बिस्तर लगा, अच्छा अच्छा। तो इसको कहते हैं बिस्तर। अब जैसे ये पट्टी यहाँ से बनाई, बिस्तर को हमने लगाया, तो बिस्तर को अब आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए। और उठाने का जो तरीका है वो भी देखिए। अगर उठाने से शायद हाथ हिल जाए तो रंग दूसरी लाइन पे भी फैल सकता है। ये सांझी में सबसे जो मेन इसका भाग है, मूल भाग है बिस्तर या खाका, इसको रखना और उठाना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और बहुत ही धैर्य का काम। जरा भी अगर हाथ हिला तो जो बिस्तर पे कलर है वो उसमें गिर जाएगा, या खाके में जो कलर जो है उसमें वो सांझी में गिर जाएगा। और अगर सांझी में गिर गया तो वो फिर से दोबारा से फिर उसी प्रोसीजर को करना पड़ेगा। ये सबसे मेन काम है इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, क्योंकि सांझी खाकों की पूरी कला है और खाके को चलाना बेदी के ऊपर ये सीखना पड़ता है। और बहुत धैर्य के साथ में इन बिस्तरों को हटाना, लाइनों के ऊपर लगाना, रेखाओं को समझना, ये एक जटिल कला साधना है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से कार्य चल रहा है। मेरी इस ओर हैं वृंदावन के दूसरे प्रसिद्ध कलाकार ब्रज गोपाल जी चित्रकार, जो आज काफी लगन से हैं। दादा राधे राधे। ये जो आप कलर जो छान रहे हैं,
ये कलर किस तरह के कलर हैं? ये इन कलरों के बारे में जरा आप मुझे बताइए। ये जो कलर है आप देख रहे हैं, ये हमारे देसी कलर है। दादा मेरी ओर मुखातिब करिए। देसी कलर है ये। कुछ इसमें जो हम होली के समय गुलालों से खेलते हैं, होली खेलते हैं, उसका भी उपयोग है इसमें थोड़ा सा। ये नहीं है कि खाली प्योर देसी हो, इसमें गुलाल का भी उपयोग है। और जो इस समय जो बन रही है चीज, इसको हम बोलते हैं खुतर। खुतर खुतर बोलते हैं इस जगह को। ये जो है, ये जो जगह दिख रही है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं खुतर। अब इस पे जैसे आपने वो देखा था येलो कलर, उसी प्रकार ये गिरा हुआ है इस तरह के द्वारा। तो ये खुतरें जो हैं वो भरी जा रही हैं। हाँ, ये अष्टभुज है तो 8 खुतरी ही भरी जाएंगी। अच्छा। हाँ, इसमें जो भी चीज चलेगी वो 8 कोनों से मिलके चलेगी। वाह वाह वाह। सांझी के लिए, ब्रज की सांझी की जो मान्यता रही है, लोक की जो मान्यता रही है, जो 18वीं शताब्दी में वृंदावन के मंदिरों में जिसका चरम हमें दिखाई देता है, उसके लिए मुझे चाचा हित वृंदावन दास जी, जो 18वीं शताब्दी के वृंदावन के एक प्रमुख भक्त कवि थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के, उनका एक पद याद आ रहा है जिससे आप सांझी के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वह कहते हैं, मन वांछित फल पाइए, जो कीजय ई सेव, सुनो कुबर ब्रस भान की, यह सांझी सांचो देव। मैंने ये अनुभव किया है कि ब्रज भाषा का जितना काव्य सांझी विषयक लिखा गया है, उसमें हर जगह ये कहा गया है सांझी को कि ये मनवांछित फल पाने के लिए। इसको प्राय ब्रजभाषा के पदों में सांझी निर्माण को कल्प वृक्ष बतलाया गया है। उसी प्रकार चाचा हित वृंदावन दास जी ने कहा है, मन वांछित फल पाई। तो आज वृंदावनी ये कलाकार और हम सब अपने मन में श्री राधा रानी जी की सखी के रूप में इस सांझी का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि कलाकार यहाँ कलाकार नहीं है खाली, वह एक साधक हैं और सांझी निर्माण यहाँ साधना का अंग है। और साधक अपने आप को, क्योंकि यह मंदिर में बन रही है और इसके बारे में ये मान्यता रहती है कि ये राधा रानी की सांझी है, तो कलाकार भी अपने आप को उस सखी भाव का अनुभव इसको बनाते समय करता है। यह इस कला की दिव्यता है, जिससे ये कला कर्म नहीं है, खाली सूखा सूखा कला कर्म नहीं है। आप समझिए कि हम लोगों ने यहाँ सारे पंखे बंद कर रखे हैं और जिससे काफी सभी लोगों को पसीना भी आ रहा है, परंतु कलाकारों का जो श्रम है वो ये है कि अगर इस सूखे रंग के ऊपर एक पसीने की बूंद भी पड़ जाएगी तो रंग फैल जाएगा, क्योंकि सारा सूखे रंग का कार्य चल रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं। तो दादा यहाँ पे आज कितनी बेलें चलेंगी इस आकृति के ऊपर? आज कितनी बेलें आप? इस आकृति में आज एक ही बेल है और एक बेल, और इसमें जो पत्थर बनेगी वो पौध बनेगी और ये काहत का देवी का स्वरूप इसको किया काहत। अच्छा अच्छा अच्छा। सितारा बेल, और इसमें एक ही बेल चलती है जो जहां से शुरू होती है दाब उछाल लेती हुई वहीं पे आके फिर इसका अंत होता है, यानी वहीं जुड़ी रहती है। ये दादा इस बेल के दाब और उछाल जो है वो क्या है?
ताब उछाल जैसे इसमें मेन चीज जो आती है, बेल शुरू हुई, एक बार वो बेल ऊपर रहेगी और दूसरी बार में वो बेल नीचे जाएगी। अच्छा अच्छा। तो ये एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो इसको हम ताब उछाल बोलते हैं। कहीं उछली हुई है यानी ऊपर है, और ताब यानी वहां दबी हुई है, नीचे से वो निकलेगी बेल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें ताब उछाल इसलिए बोलते हैं। और इसका एक नियम है कि वो एक बार ऊपर और एक बार नीचे ही जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि कहीं वो 2 बार नीचे से निकल गई या 2 बार ऊपर से निकल गई, ये भी नहीं होता है। इसमें वो वही बेल जहाँ से शुरू हुई है वहां से एक ही बार ऊपर होगी और फिर उसके बाद वो नीचे ही जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हितांगी, आपको सुनाई पड़ रहा है? जी सर, अभी आवाज आ रही है सर। तो सबसे बड़ी विशेषता है ये ज्यामितीय आकृतियां और बेलों की जटिल संरचनाएं। जैसे ब्रज भाव वृंदावन में आकर के एक उच्चता को प्राप्त कर गया है, वृंदावन की जो रस संस्कृति को प्राप्त किया है। मुझे ये लगता है कि जो सांझी की देवालयों में जो प्रवेश हुआ और जब इसे बनाया गया, तो वृंदावनी कलाकारों ने इसको एक कला के एक उच्च सोपान पे इसको पहुंचा। जैसे ब्रज भाव निकुंज भाव में बदल जाता है, वैसे ही वृंदावन में आकर के सांझी कला भी एक विशेष उच्च सोपान को प्राप्त हुई, जिसे हम चस की सांझी कहते हैं, जो सामान्यतः नहीं बनाई जाती। और चस की सांझी, मैं कहता हूं कि भारतीय शिल्प कला को वृंदावन की ही देन। दादा, आप कुछ शिल्प की के इसकी विशेषता के बारे में बताइए कि चस की जो सांझी है और जो सामान्य सांझी होती है, उसमें अंतर क्या है? सामान्य सांझी उसको जैसे अष्टकोण की बेदी बना ली, साइड से उसमें बेल बना दी और बीच में कोई भी लीला बना दी, तो वो सामान्य सांझी, उसको हम सांझी के रूप में लेते हैं क्योंकि वो अष्टकोण के अंदर है। लेकिन ये जो बेल की चस की जो सांझी है, इसकी जटिलता यह है कि इसकी जो मेन चस है, जो बेल है, वही इसकी मेन जटिलता है। स्वामी हरिदास जी के एक पद में भी आया है कि जाल रंध्र देखत मनमोहन। वो जाल रंध्र को देख के मनमोहन इतने मुग्ध हो गए जो राधा रानी के पास वो सखी वेश में पहुंचे। अरे वाह। क्योंकि राधा रानी जो वहां बना रही थी और उन छुप के आके। अच्छा, इसमें भी एक चीज है जो हमारे पद और ये साहित्य में जो आया है, बाल लीला में जिस समय गौचारण कर रहे थे कृष्ण बलदाऊ दोनों, कृष्ण जी बलदाऊ जी से कहते हैं कि आप मेरी गायों को देखना, मैं भी आता हूँ, मैया ने छाक रखी है, मैं देख के आता हूँ। वो छाक का बहाना करके निकले हैं और भगवान कृष्ण पहुंचते हैं कहाँ? कुंज में, जहाँ पे राधा रानी के साथ, सखियों के साथ वो सांझी निर्माण कर रही थी। वहां छुप के देखते हैं कि सखियों के साथ राधा रानी सांझी बना रही है। वहां वो सखी भेष धर के, सखी का भेष बना के वो राधा रानी के साथ सांझी बनाते हैं। तो ये जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं से ये पता पड़ता है, जो साहित्य से ये पता पड़ता है कि ये राधा कृष्ण के प्रेम, अलौकिक प्रेम की प्रतीक है ये सांझी। इसीलिए इस राधा कृष्ण का स्वरूप मानते हैं सांझी। मंदिर देवालय में आने से भी उसको सजाते हैं, वो भी सांझी में ही आती है, उसको भी सांझी का ही एक स्वरूप मानते हैं। लेकिन इसकी जो मेन विशेषता है वो ये राधा कृष्ण स्वरूप मानते हैं, उन्हीं का स्वरूप इसमें, और उसी का हम श्रृंगार। जैसे उस समय देख रहा था मैं कि ग्रुप में एक प्रश्न आया था कि सज्जा श्रृंगार सजावट ये नेट पे देखा है। तो सज्जा श्रृंगार सजावट हम किसका कर रहे हैं?
ये एक भाव आता है। और मंदिर देवालय साझी का मतलब ये हो गया, देवालय साझी में भाव बहुत ज्यादा हो, भाव प्रधान है यहाँ पर। और ये जो साझी का निर्माण या साझी इतना जटिल रूप साझी का हो गया, ये भाव का ही देन है, भाव की। जो भाव से लगे, उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसको और कितना सुंदर कर सकते हैं और कितना इसमें सजा सकते हैं। तो ये जो सज्जा श्रृंगार सजावट हम तो साझी की कर रहे हैं, इसको बेलों के द्वारा, डिजाइनों के द्वारा जो इसका श्रृंगार हो रहा है, ये राधा कृष्ण स्वरूप का श्रृंगार कर रहे हैं, न कि एक साझी बना रहे हैं। जय हो जय हो। तो दादा ये हमें बताइए कि रंग को छानने के लिए, जैसे आप रंग छान रहे हैं इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं? ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, हम्म सूती कपड़ा प्योर। हम्म और प्योर सूती कपड़े में ये जो कलर भी होते हैं, कलर भी ज्यादातर हमारे नेचुरल कलर जो आते हैं, प्राकृतिक कलर, जैसे तेवड़ी है या गेरू मिट्टी है, रामरज है, ज्यादातर इनका कलर नील है। इन रंगों का उपयोग इसमें किया गया है जो शुद्ध माने जाते हैं। और ये जो इसको हम बोलते हैं पोटली, ये रंग, इसमें रंग रख करके ये पोटली बनाई जाती है। और किस तरह से इसका संचालन करते हैं, इसका रंग छानते हैं, जरा दिखाइएगा, दर्शक भी जो समझ सकें इसको कि ये किस तरह से आप करते हैं। इसका ये पोटली, इसमें बीच में हमें रंग रखना है, इसको इस तरीके से उठाना है। अब इसमें भी बहुत कहते हैं कि एक कला होनी चाहिए, पकड़ने में छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको सबसे पहले इसके मुंह को बंद करेंगे, दोनों तरफ। वाह। ये दोनों तरफ से मुंह बंद हो गया तो कलर कहीं से भी गिरेगा नहीं, रंग इसमें से निकल नहीं सकता है, क्योंकि कहीं भी अगर निकल गया तो बिगड़ जाएगी साझी। इस तरीके से इसको दबा के, और ये जो उंगली है आपकी, ये उंगली पोटली के अंदर रहेगी। अच्छा, तो ये दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है? दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। और इसका संचालन कैसे होता है? ये जिस तरीके से पकड़ा, ये उंगली इसके अंदर है, अब ये जो चलेगी तो ये उंगली को हिलाना है। और ये हमें देखना है कि हमें किस हिसाब से कलर को डालना है, ये भी एक कला है। जो इसमें अगर हम एक ही जगह इसको डालेंगे तो यहाँ पे रंग ज्यादा आ जाएगा, यहाँ मोटा कलर हो जाएगा, जो बाद में हम बिस्तर लगाएंगे या खाका लगाएंगे तो उसके साथ उठ सकता है। हाँ। तो इसको फैलाना बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये उंगली के साथ हाथ भी हिलना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कलर को छानना भी एक कला है। सामान्य अगर हम एक जगह ज्यादा कलर छान देंगे तो बाद में उसमें बाद में, क्योंकि अब इस समय जैसे हम केवल कलर डाल रहे हैं इसमें, ये कलर डल जाएगी, हमारा बाकी का भी सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कलर मोटा है, हम बाद में जब इसमें बेल का खाका रखेंगे तो ये कलर इसके साथ उठ के चला आएगा खाके के साथ, और ये जो जगह खराब हो जाएगी, फिर हम इसको सही नहीं कर पाएंगे, कि इसमें फिर से हमें बिस्तर लगाना होगा। बिस्तर लगाएंगे, बेल की डिजाइन बिगड़ेगी। और इधर से अगर बिस्तर लगाया तो ये खुतर जो है ये बिगड़ेंगे। यानी हमें ये कोशिश करनी है कि एक ही बार में जो भी चीज हो वो कहीं से भी बिगड़े नहीं। बहुत, यानी हाँ, वो कहते हैं इसमें रिस्क है पूरा। हमारे साथ में हैं तीसरे कलाकार मदन मोहन जी शर्मा जी। मदन मोहन जी, आप भी कोई बेल बना रहे हैं इस आकृति में? इसी बेल को बना रहे हैं, पीली वाली जो पट्टी। अच्छा, पीली वाली पट्टी को आप पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आधा विश्वजीत दादा ले रखा है हाथ में और आधा, और गोपाल दादा जो है ना केवल खुतर भर रहे हैं शायद, जो है। क्यों गोपाल दादा, आप केवल खुतर पूरी कर रहे हैं? ऐसा है, इसको दादा जरा जोर से बोलिएगा क्योंकि हमारे दर्शकों को आपकी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा है, ये जो साझी है ये ना एक या दो बंदों से नहीं बनती है। ये मतलब इसकी मेहनत का हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। सुबह
मंदिरों में भी हम बना चुके हैं और बनाते हैं हर साल। सुबह 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक निरंतर हम 6 लोग 7 लोग मेहनत करते हैं और जब शाम को दर्शन होते हैं तो इसमें टाइम का पता ही नहीं पड़ता है। तो चीज तो बड़ी है और बंदे हम ठीक तो कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं भैया जो भी है। कुछ आज मिलेगी देखने को और बच्ची कुची जो है कल आपको पूर्ण रूप से जो दिखेगी वो आज तो नहीं दिख पाएगी, लेकिन आपको आज बेल और खुटा ये देखने को मिलेंगी। आज थोड़ा हो सकता है इसके ऊपर कुछ डिजाइने मिल जाएंगी, लेकिन कंप्लीट रूप में जो श्री जी को आपको देखने को मिलेगा तो वो कल ही मिलेगा। हमसे जुड़े हुए लोग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये उपयोगी रहेगा कि वो एक क्रम से सीखें। जो आज हमसे जुड़े हुए वो आज तो इसको देख के बना नहीं सकते हैं। आज तो उनको देखना है और देख के समझना है, फिर इसकी प्रैक्टिस। आप सोचें कि हम यहाँ बना रहे हैं और आप वहां बनाना शुरू करते हैं अपने पास में, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं, असंभव वाली बात है ये। तो पहले देखना पड़ेगा। हो सकता है आप बनाने के बाद में कुछ भूल जाए, माइंड से भटकना। हमारे आज हमको तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-20 वर्ष करते हुए हो गए कि एक चीज हमको मालूम है, हमको कहीं देखने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है हमको आप फोन करें कि ये हमारे यहाँ कमी आ रही है, इसको क्या करना, तो ये सीखने की व्यवस्था है, ये बाद में चलेंगी। अभी तो देखना है और समझना है खाली। बहुत ये एक दिन में तो सीखने की चीज नहीं है, ये एक दिन में 2 दिन में, ये साधना की चीज है। तो इसको अब निरंतर करते रहे और सलाह मशवरा हमसे लेते रहे तो हो जाएगी चीज। और ऐसी कोई कठिन भी नहीं है कि जो अब इसको हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन समय लगेगा हर किसी चीज। अभ्यास कला के लिए अभ्यास आवश्यक है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि कला अभ्यास से आती है, गुरु कृपा से आती है। सौभाग्यशाली हैं वृंदावनी कलाकार, इन्हें वृंदावन के श्रेष्ठ कलाकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारे आज जो तीनों श्रद्धेय कलाकार हैं ये गुरु शिष्य परंपरा की ही देन। श्रेष्ठ गुरुओं ने इन्हें तैयार किया है। वृंदावन की यह साझी परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से चलती रही है निरंतर। तो दादा, क्या आप भी कुछ नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं इस कला के लिए? ऐसा है, बच्चों में इंटरेस्ट तो है, लेकिन आज हमने जिस समय सीखा था गुरु के यहाँ करीब 10-15 वर्ष बिना किसी लोग के अपना समय व्यतीत किया था। आज के बच्चों में एक तो धैर्य नहीं है। आज करीब ज्यादा नहीं तो 10 बच्चे मेरे द्वारा सिखाए हुए आर्ट के इस वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन उन 10 बच्चों में इतना धैर्य नहीं है कि जो ये भैया बताते हैं या ये जो का काम करते हैं उसको सीखा जाए। हमको बताने में कुछ कोई आपत्ति नहीं है, कोई अलग नहीं है। चाहते हैं कोई हमारे पीछे कोई हमारा कोई बच्चा निकल के आए जो हम तक हमारे लेवल तक काम करे, तो उससे हमको खुशी होगी। तो हमारे बाद में भी हमारा नाम करेगा कि फलाने का सिस्टम। लेकिन क्या है, आज आर्थिक और अर्थ के चक्कर में आज यहाँ इतना आर्थिक रूप से कमजोर है कलाकार कि वो अर्थ के चक्कर में एक लिमिट सीमा है उसकी सीखने की, और वो अर्थ के लिए दौड़ता है।
कि हम उसको कमाएं और अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो उस चक्कर में वो कलाएं कुछ यहाँ, और गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। गवर्नमेंट को मालूम है या कला वृंदावन में जयपुर राजस्थान के बाद में वृंदावन का नंबर आता है। लघु चित्रकारी जयपुर राजस्थान, उसके बाद में वृंदावन। वृंदावन में करीब 20 स्टेट अवार्ड हैं लघु चित्रकारी के, मिनिएचर अवार्ड के। लेकिन सब कोई क्षेत्र छोड़ के जा चुका है, कोई काम कर रहा है, उससे कुछ दुखी तो रहता है। गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं आती है, वो हम तक ना आके वो बीच में और बिचौलिए उसका मजा ले जाते हैं। तो चल रहे हैं। हमारा रिश्ता हमारी इसी राधा रानी की, बिहारी जी की कृपा है, इसी से चलती है। कलाकारों के लिए जो उन्हें उनके श्रम का फल मिलना चाहिए वो वृंदावन में नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वो कलाकार दिन पर दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो बहुत से तो छोड़ चुके हैं क्षेत्र को। युवा पीढ़ी भी इसमें उतनी नहीं आ रही है जितना कि आना चाहिए। और मुझे लगता है शायद दादा 90 के दशक में मुझे याद है कि सांझी स्वयं वृंदावन के 2 मंदिरों में सिमट गई थी। एक लंबा दौर ऐसा रहा कि वृंदावनी सांझी जो अपने कला के लिए प्रसिद्ध है, वो वृंदावन के केवल 2 मंदिरों में सिमट के रह गई थी। मैं समझता हूँ दादा, निश्चित रूप से जो 4-5 साल से हम लोगों ने जो ब्रह्मकुंड पे जो काम शुरू किया है सांझी मेले का, उससे मैंने अनुभव किया पिछले वर्ष भी कि उससे लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर एक जन जागृति तो निश्चित रूप से आई है। बिल्कुल। और शाम के समय में देखता हूँ कि मंदिरों में नगरवासी दर्शन करने जाते हैं या नहीं जाते सांझी के, परंतु ब्रह्मकुंड पे जब वो मेला लगता है तो आपने ये अनुभव किया होगा कि लोग उस उत्सव में जरूर आते हैं। क्यों विश्वजीत दादा, आप ब्रह्मकुंड सांझी मेले के बारे में क्या कहते हैं? ब्रह्मकुंड सांझी मेला सही बताऊं, क्योंकि परंपरा के अंतर्गत आप जो है उससे प्रारंभ से ही जुड़े रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैंने 2005 में सांझी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद सांझी का कहीं कोई भी स्कोप या कोई भी ऐसा होने दिखा कि कहीं पे कोई मंच भी नहीं मिला। ये पहला मंच ऐसा मिला ब्रह्मकुंड का, तो जिस समय मुझको ये कहा गया कि ब्रह्मकुंड सांझी मेला पुनः प्रारंभ हो रहा है, तो स्वतः ही मैंने स्वयं कहा मैं इसके लिए जो भी जैसे भी होगा तन मन मैं समर्पित हूँ, जो भी मेरे द्वारा हो सकेगा मैं इसके लिए तैयार हूँ। और 3 साल लगभग ब्रह्मकुंड सांझी मेला चला। उसमें जो वाकई पहले आदमी ये नहीं जानता था सांझी क्या है, जिनको ये पता होने तक कहीं पे आजकल कोई रिसर्च कर रहे हैं या जो भी डॉक्टरेट करते हैं तो वो लोग सांझी के विषय में जब वो करते हैं तो नेट से सांझी को निकालते हैं। ये वाकई में इंटरनेट से सांझी सीख रहे हैं, जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है उसी को बार बार डाल रहे हैं। और उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो मतलब संदेहास्पद है कि नहीं, उसमें अध्येता के आगे ये है कि उसे कुछ मिलता नहीं है और आजकल सुलभ साधन है इंटरनेट। नहीं तो लोग मेन चीज जो नेट पे भी है, इंटरनेट पे जो मेन चीज मैंने देखी है सांझी को, जो स्टेंसिल कटिंग है, खाके जो है, खाके ही सांझी बन के रह गए। आज इस सांझी को कोई पहचानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। प्राय बहुत से अध्येता आते हैं और वो जो पेपर कटिंग जिसको खाका आप लोग बनाते हैं, जो सांझी का जो कल आप दिखाएंगे खाके का काम, उनको ही सांझी समझ लेते हैं। वो यही बोलते हैं कि सांझी, अच्छा सांझी जो कागज की जो पेपर डिजाइनें जो आती हैं कटी हुई तो वही है सांझी। तो ये एक बहुत वो है कि आदमी सांझी को, क्या वो सांझी केवल पेपर कटिंग ही है सांझी, तो सांझी को पहचाने जानेगा कैसे जब तक कोई मंच नहीं हो,
और उसके लिए ब्रह्मकुंड साझी मेला एक ऐसा मेला रहा है कि वृंदावन में जो लोग नहीं जानते थे कि साझी क्या है, वहां पे आने के बाद उनको ये पता चले कि साझी क्या है, साझी का स्वरूप क्या है। बहुत बड़ा काम निश्चित रूप जी से जी ब्रह्मकुंड ब्रह्मकुंड साझी ने इस मेले कला से के संरक्षण के लिए बहुत किया है। जन जागरण बहुत बहुत ही बड़ा है उससे जो है। क्योंकि मंदिरों में साझी कई दशकों से बंद हो गई, और अगर कुछ देखा जाए तो कुछ जैसे भट्ट का जी के मंदिर राधा वल्लभ जी राधा में, वल्लभ जी राधा रमण जी में तो एक लंबे समय तक साझी बंद हो गई थी बीच काफी में। समय तक बंद रही। और पिछले वर्ष मुझे लगा कि कुछ युवा गोस्वामी बच्चों ने कुछ काम शुरू किया था, जी जी और अब इस साल शायद ठाकुर जी के साथ सामने अंदर ही कुछ बन रही है। अंदर ही बन और रही जिस है। तरह से वहाँ रास चबूतरे पे बनती है वो शायद इस साल नहीं बन पा रही है। इस साल तो पूरे विश्व में इस महामारी ने जो है सब कुछ जो है, महामारी की वजह से मंदिर ही सब बंद कुछ है, थम दर्शन ही गया बंद है, है, दर्शन भी बंद हो दर्शन ही गए नहीं हैं, खुले हैं अभी तक। तो परंपराएं भी बाधित हुई हैं जी निश्चित रूप से। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा दादा कि ये जो अ, बेलों की जो कटिंग का काम होता है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि एक बार ब्रह्मकुंड पे आपने एक काम एक सांझी में अ, अर्जुन अर्जुन बनाया, वो अर्जुन का गीता का एक रथ बनाया था जो है, तो क्या वो एक ही खाका है या दो एक खाके नहीं, हैं? उसके 4 से 5 खाते हैं, उससे 4 से 5? 5 खाते हैं। अच्छा 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 तो उसमें एक के बाद एक ही, अच्छा जैसे अच्छा। सबसे पहले प्रथम में एक कुछ बेस लगाया जाता है, हाँ हाँ। उसके बाद फिर उसमें कुछ चीजें होती हैं जो उसमें कलर में डाली जाती हैं, तो उनको एक साथ नहीं रखा जाता, एक एक करके एक के ऊपर एक लगाया, उसको उठा लिया, फिर उसी के ऊपर जस्ट दूसरा लगेगा। हम्म। तो ये जो 5 खाके जो एक साथ रखने होते हैं, ये सबसे मेन चीज है कि वो उसको किस हिसाब से एक ही जगह सही होने चाहिए। अगर कोई भी इधर उधर हुआ तो वो ये डिजाइन ही बिगड़ जाएगी ये पूरी। बहुत जटिल काम है। तो और आजकल तो जो नेट पे या जो भी ये देखते हैं, तो उसमें केवल एक डिजाइन, एक पेपर की कटिंग डिजाइन वही चल रही है। एक आकृति को कई सांचों, उसी आकृति को जी ठीक उस पे चलाना। मैं कल इसमें खाके में दिखाऊंगा। कल आप दिखाइएगा तो इसमें दर्शकों को। जैसे ये बेलें बनती हैं, बेलों के भी 2-3 डिजाइन खाके हैं, अच्छा तो अच्छा। उनको बोलते हैं दाब। दाप। जैसे हम कहते हैं ये कितने दाब का खाका है, तो वो हम्म। 3 दाब दाब के खाके हैं, या वो हम्म 4 के हैं या 5 का है या 1 का है, हम्म तो वो उसमें दाब में बोलते हैं कितने दाब का खाका है। हम्म यानी दाब मतलब हो गया उसके कितने पेपर है, हम्म कटिंग की डिजाइन के कितने खाके हैं। तो ये चीज जो है वो कल चीज दिखाई जाएगी जब हम कल आते हैं। कल बेल में इसमें डिजाइन में भी छाप के दिखाएंगे, इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमें सिंगल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समय का भी अभाव है। और नहीं हम नहीं, भी अलग से आप बना करके अलग से ग्रुप में भी डाल सकते जी, हैं। जैसे अलग से कहीं पे भी मैं उसको करके दिखाऊंगा, तो उसमें किस तरीके से उनको रखना होता है, किस तरीके से उठाना होता है। तो उसमें कई ब्रह्मकुंड में जैसे एक अर्जुन वाला था जो पानी के ऊपर बनाया था, उसके भी कई 2-3 खाके हैं उसके। तो कई चीजें हैं जो, और ये स्टेंसिल का भी काम कटिंग भी स्वयं ही करते हैं, क्योंकि ये चीजें नहीं मिलती हैं बाहर। दादा दूसरी बात मैं जानकारी चाहूंगा कि वृंदावन की एक और बहुत बड़ी देन है जल सांझी की जो, और आप उसमें से हंसते हैं। कल कोई ग्रुप में पूछ भी रहा था कि ये जल सांझी कैसे बनाते हैं, तो कुछ जल सांझी पे भी प्रकाश डालिए। जल सांझी का मेन धैर्य, इस कला में सबसे मेन चीज है धैर्य। यदि धैर्य नहीं है तो इसमें भी बहुत दिक्कतें आएंगी, और जल सांझी में तो बहुत ही दिक्कतें आएंगी। हम जब जल के ऊपर बनाते हैं तो जल के ऊपर खाका रखना, एक खाके का वजन, उसमें जरा भी अगर हाथ हिल गया तो वहीं से कलर फट जाएगा। तो उस पे जो बेस जो कलर का छाना जाता है वो पाउडर ही होता है वो क्या कौन सा पाउडर होता है जो पानी में तैरने लगता है? ये सॉफ्ट मार्बल का पाउडर है। हमारे दर्शकों को जैसे हम सीलम बोलते हैं इसको यहाँ। अच्छा अच्छा। सीलम का पत्थर जो जिनकी हाँ मूर्तियां बनती हैं, हाँ हाँ या हाँ। सॉफ्ट मार्बल बोलते हैं, तो उसका पाउडर आता है। हम्म। तो उसका जो पाउडर होता है वो पानी में फ्लोट करता है, अच्छा तैरता है। अच्छा।
तुरंत पानी को सोखता नहीं है, वो देर में सोखता है पानी को, तो इसकी वजह से वो पानी के ऊपर बना रहता है कुछ घंटे, ज्यादा देर नहीं, 3-4 घंटे या 5 घंटे तक वो पानी के ऊपर बना रहेगा, वो पानी को सोखेगा नहीं। तो उसके पहले वो ऊपर पानी के ऊपर वो डाला जाता है पाउडर, वो पाउडर डालने के बाद फिर उसमें कलर या जो भी हम डिजाइन बनाते हैं, जो भी उसमें लीला बना रहे हैं, फिर वो चलते हैं। लेकिन उसमें सबसे मेन चीज है, अगर पानी हिला या खाका हिला तो पूरी बिगड़ जाएगी। बहुत यही इसमें धैर्य की बात है, सावधानी का कार्य है, यही साधना है, जो खाका रखना और खाका उठाना, यही मेन उसकी साधना। और बाकी तो कल देखेंगे तो पानी के ऊपर वो भी थोड़ा सा करके जरूर दिखाऊंगा। हाँ हाँ, कल जरूर दिखाइएगा पानी वाला भी थोड़ा सा, तो लोग पानी की जल साझी भी जो है समझना चाहेंगे। राधे राधे सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। हमारे रुपेश भाटिया जी का एक क्वेश्चन है और समय निकल जाएगा इसलिए मैं अभी पूछ रही हूँ। वो जानते हैं कि खाका क्या होता है, यदि हमारे आर्टिस्ट अभी हमको बता पाए अच्छे से कि खाका क्या है, उसका क्या प्रयोग है क्या इस समय? आप दिखा सकते हैं तो अभी उनकी जिज्ञासा जो है वो नहीं, कल हम लोग खाका जरूर दिखाएंगे, क्योंकि खाके का जो काम हो, जो स्टेंसिल होता है उसको खाका कहते हैं। और वो खाका जो है, अब क्योंकि अभी रंग भरे जा रहे हैं, अब इनके ऊपर जो बेलें चलेंगी तो वो कल हम उस खाके का कार्य देख पाएंगे। क्योंकि आज सारी रंग की पोटलियां मुझे आसपास नजर आ रही है, और खाकों को भी रखने का तरीका है, हम कल वो भी देखेंगे खाके कैसे रखे जाते हैं साफ करके, क्योंकि वो साल भर के लिए अगले आयोजनों के लिए बहुत सावधानी से खाके रखे जाते हैं और बहुत सावधानी से उन्हें बनाया जाता है। तो वो हम लोग कल देखेंगे खाके। और खाके के बारे में मैं यही बताऊंगा कि वो जो प्राय जो है आजकल प्लास्टिक के शीट पे भी कटिंग होके बनते हैं जी, या कागज की शीट पे? प्लास्टिक शीट पे ही बनते हैं, प्लास्टिक की शीट पे भी बनते हैं। और पहले हमारे यहाँ संस्थान में कुछ परंपरागत खाके हैं, जो हैंडमेड पेपर जो होता था, जिसपे पांडुलिपियां लिखी जाती थी, देसी कागज उसके बने होते थे, और उन्हें बड़े सावधानी से रखा जाता था साफ करके काम करने के बाद में, क्योंकि बरसों कलाकार उन्हीं खाकों से काम करते रहते हैं, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खाके चलते हैं। क्यों दादा? ऐसा भी मैंने देखा है कि हमारे राधा रमण जी के मंदिर में काफी पुराने खाके हैं, भट्ट जी के मंदिर में काफी पुराने खाके हैं, 2-2, 5-5 पीढ़ी के। गोपाल दादा बता रहे हैं कि 2-2, 5-5 पीढ़ी तक के पुराने खाके होते थे। और कुछ खाके तो बड़े जटिल होते थे, जैसे कि नागबेल वगैरह के जो खाके होते थे। बहुत जटिल। हाँ, नागबेल के खाके हैं। हाँ, कुछ यहाँ के जैसे कुंड के खाके हुए या महल के खाके हुए, इस तरीके से कुछ बहुत ही रियर खाके, जिसके कुछ नष्ट भी हो गए। लेकिन वो ऐसे रियर खाके नष्ट हो गए, यानी ये कला के लिए तो संपत्ति थी, क्योंकि कागज की होने की वजह से कुछ कल गए। तो कागज की भी एक लिमिट है कि हम कितने समय तक उसको संरक्षित रख सकते हैं, उसके बाद वो पेपर भी चटकने लगता है, वो खाके यूज में नहीं आ सकते, हम उसको उनका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उपयोग करने के लिए खाके मोड़ने होते हैं, कोने होते हैं। लेकिन कोना ही अगर वो टूट गया या फट गया तो हम फिर उसको उठाने के लिए हमें जगह, पकड़ने की जगह नहीं बनेगी। ये हम परजी जी खाके का जो काम है वो हम कल देखेंगे, उसकी बारीकी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। अगला जी, कोई अगला प्रश्न अगर किसी का आ रहा हो दर्शकों में, कोई अगर किसी के हमारे पास दर्शकों में मोनिका कुमारी जी हैं जो कह रही हैं खाका जो है उसे ब्लूप्रिंट या डिजाइन लेआउट कहा जाता है। शायद मोनिका जी आप वो समझती हैं शायद सांझी के बारे में, तो आपका थैंक यू। और एक प्रश्न और आया है कि स्टेंसिल बनाने के लिए क्या हम कौन से प्लास्टिक की सामग्री यूज करते हैं, कैसे किस चीज से स्टेंसिल बनते हैं? दादा एक प्रश्न आ रहा है कि स्टेंसिल जो कटिंग होती है वो प्लास्टिक की सीट कैसी होती है, और किस तरह की सीट होती है जो प्लास्टिक के बनाई जाती है? प्लास्टिक की सीट नॉर्मल ये आती है, जैसे प्लास्टिक के आजकल बटर पेपर भी प्लास्टिक का आने लगा। लेकिन बटर पेपर में वो एक साइड रफ होता है और एक साइड चिकना होता है, और एक उसकी प्लास्टिक की सीट व्हाइट शीट आती है, बहुत ही पतली होती है, वो शीट यूज में लेते हैं।
प्लास्टिक की शीट में ये फायदा कि वो कभी गलता नहीं है या खराब नहीं होता। तो उसके संरक्षण में सुविधा है कि काफी लंबे समय तक उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। परिधि जी, आपको जी मैं प्रश्न विश्वजीत दादा आपका क्या हाँ, आवाज? सुन पा रही हूँ। और थैंक यू विश्वजीत जी। एक प्रश्न, क्योंकि अभी हम जल सांझी की बात कर रहे थे, तो जल सांझी के ऊपर गौरा जो कि देख रही हैं, उन्होंने पूछा है कि जल के अंदर सांझी कैसे बनाते हैं, यदि आप इस पर भी प्रकाश डाल सकते हैं तो। जल के बताया था अभी विश्वजीत दादा ने कि पानी को एक थाली में या किसी बर्तन में जो काफी चौड़े मुख का हो, उसमें पानी भर लिया जाता है और पानी स्थिर रहे। उस समय जिंक जिंक होती है, उसको शायद जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, सेलम। अच्छा, वो पाउडर अलग होता है? व्हाइट मार्बल का ही पाउडर। अच्छा, व्हाइट मार्बल का पाउडर होता है। अच्छा, अंडर जो पानी के अंदर वाली जो सांझी होती है, एक तो ऊपर तैरती हुई सांझी होती है और एक पानी के अंदर वाली सांझी जो होती है, क्योंकि जल सांझी के दो भेद हैं, एक पानी के ऊपर सांझी, जल के ऊपर, और एक जल के नीचे। तो जो अंदर की जो सांझी होती है पानी के अंदर, उसके बारे में बताइए। जल के अंदर की सांझी के लिए मेन, जैसे हमने कोई परात या जिस बर्तन में हमें बनाना है वो लेते हैं, उसमें एक तेल का लेप लगाया जाता है। तेल किसका होता है? ये तेल जैसे हम कैसा भी ले सकते हैं, जिसको अंडी का तेल हम यहाँ बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, होता है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल होता है। तो अरंडी के तेल से उसमें लेप लगाया जाता है, उसके ऊपर खाका रख के फिर हम उस पर कलर छानते हैं। तो वो कलर जो है वो ऑयल में जो है चला जाता है और वो फिर उसके ऊपर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम चिपक जाता है या वो करता है। अच्छा, उसमें पानी जब डालते हैं बहुत सावधानी से पानी डालना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी ऊपर से डाला जाता है, लेकिन वो बहुत ही सावधानी का काम है। जरा भी पानी की गति अगर जरा भी तेज हुई उस कलर पे चढ़ते समय, तो कलर बह जाएगा। कलर बह जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि वो किस स्पीड में जाना चाहिए, उसकी गति पानी की कितनी होनी चाहिए, कितना वो, और हमें कलर भी कितना डालना है। कलर भी ये नहीं है कि उसमें अगर हमने ज्यादा कलर डाल दिया तो वो पानी के ऊपर आएगा ही। और उसमें सबसे मेन चीज आता है कि उसमें स्टोन कलर यूज में ले। अच्छा। तो इसमें जैसे तांबड़ा नील कलर आता है, या फिर वो मैं कल पानी के ऊपर या नीचे बनाऊंगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा वो, तो वो स्टोन कलर आते हैं। तो विश्वजीत दादा कह रहे हैं कि कल जो है आप लोगों को जल सांझी के बारे में भी कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। परिधि, कोई और कोई प्रश्न अगर आ रहा ये हो जो तो प्रश्न आया था जल सांझी के ऊपर, ये हमारी ऑडियंस में रीना जी हैं, वो जानना चाह रही थी, और साथ में बहुत सारे अन्य लोग भी जानना चाह रहे हैं। और रीना जी का मैसेज है हमारे आर्टिस्ट जी के लिए, सबके लिए, दैट वी आर वेरी ब्लेस्ड टू लर्न फ्रॉम सच डेडिकेटेड आर्टिस्ट्स ऑफ ब्रज। अन्य कोई प्रश्न अगर किसी का भी हो, जो लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं इससे, आज के सांझी के कार्य से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें बताएं। तो दादा, ये जो बीच का स्थान है, वेदी के जो बीच का स्थान निकल के आ रहा है, ये क्या कहलाता है? जो बीच का जो स्थान है इसको सांझी की भाषा में बोलते हैं हौज। हौज, जहाँ पर लीला बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम इसको बोलते हैं हौज। सांझी में एक चरण ये है जो बेल की पट्टी, तो हम इसको पट्टी बोलते हैं, बेल की पट्टी। ये खुतर और ये हौज। तो ये जो केंद्रीय भाग है इसका, ये हौज कहलाता है, और इसी में कल जो है लीला का अंकन होगा। जब ये पूर्णता के प्राप्त करेंगी सांझी, तो लीला अंकन जो है ना वो केंद्रीय भाग में होगा। और क्योंकि प्राय लोग रंगोली समझते हैं सांझी को, परंतु मैंने ग्रुप पे भी एक दिन कहा था, लिखा था कि भाई अगर वृंदावन में कोई सांझी को रंगोली कह दे तो कलाकार नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि
सांझी और रंगोली में भेद यही होता है कि रंगोली में जरूरी नहीं है कि लीला का अंकन हो, और सांझी का मुख्य आकर्षण बेलें और कलात्मकता ये तो है ही, परंतु जो भाव है वो केंद्र में लीला के अंकन के साथ है। वो जुड़ाव है, जो आत्मीयता है और जो उपासना है, वो जो केंद्र का भाग है, जो हौज है, जो जिसका निर्माण कल होगा, वो है। क्योंकि भक्त के लिए, एक साधक के लिए वो कला तो है ही, पर उसका जो केंद्रीय जो भाव है, तो कल आप इसमें कौन सी लीला प्रकट होने वाली है? अब ये तो कल ही पता सर, वृंदावन और के भी कलाकार। प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल तो हमारी ऑडियंस में वैभव जी हैं, उन्होंने पूछा है सांझी के स्टेंसिल्स कहाँ पे मिल सकते हैं हमको? हाँ, सांझी के स्टेंसिल कहाँ मिल सकते हैं? ऐसा है, क्या नाम बताया इनका? वैभव जी। वैभव जी दरअसल एक मथुरा का एक घराना है जिसको जड़िया घराना कहते हैं, और संजय सोनी जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि मथुरा यहाँ से कुछ 14 किलोमीटर दूर है, और ये लोग भी उन्हें आमंत्रित कर रहे थे, परंतु चूंकि आने जाने में और थोड़ा सा इस समय संक्रमण का जो दौर चल रहा है उसकी वजह से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं। संजय सोनी जो हैं उनका काम ही पेपर कटिंग करना है, और मथुरा के विश्राम घाट के पास में उनकी एक दुकान है जहां वो सांचे बिक्री करते हैं। और विश्वजीत दादा, आप भी सांचे बनाते हैं बिक्री के लिए? बिक्री के लिए नहीं बनाता, मैं अपने स्वयं उपयोग के लिए बनाता। मैं बिक्री के लिए नहीं बनाता। बिक्री के लिए मुझे भी अगर लेने होते हैं ज्यादातर मैं उन्हीं से संपर्क करता हूँ। क्योंकि वो भी एक तरह से ब्रह्मकुंड सांझी मेले में, और संजय जो है ना हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और इन सबका जो टीम है, हमारे ये जो टीम आप देख रहे हैं, संजय उस टीम के एक अंग रहे हैं। तो वो एक तरह से इनके लिए जो है, सभी लोगों के लिए संजय प्राय सांचे बनाते हैं यहाँ के कलाकारों के लिए, और अन्य कलाकारों के लिए भी, और खासकर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित उन्होंने बहुत से सांचे बनाए हैं। और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के लिए भी उन्होंने हमारे संग्रहालय के लिए भी कुछ सांचे बनाए हैं, क्योंकि आजकल सांचों को फ्रेम करके पेंटिंग की तरह प्रदर्शित किया जाता है। और उनके बड़े भाई हैं राम सोनी, जो शायद अलवर में रहते हैं, और वो तो विदेश भी जा चुके हैं, और उन्होंने काफी अच्छे सांचों का निर्माण किया है। और संजय सोनी जो है नियमित सांचा बना रहे हैं, खाके बना रहे हैं, और उनका मुख्य व्यवसाय ही संजय का यही है, और वो नियमित जो है बना रहे हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जी बताएं। जी, तो वैभव जी, मुझे आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि सांचे आपको कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कनिका शर्मा जी का, जो खुद एक आर्टिस्ट हैं। कनिका जी जानना चाह रही हैं कि डू वी हैव फीमेल सांझी आर्टिस्ट्स, और डू वी हैव और आर दे मेड ओनली बाय मेल? तो क्या पुरुष ही हैं जो सांझी कला का कार्य करते हैं, या महिलाएं भी हैं जो सांझी की आर्टिस्ट्स हैं? ये बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछ लिया दादा। कनिका जी हमारे संस्थान से जुड़ी हुई हैं, कनिका शर्मा जी, जो स्वयं एक बहुत अच्छी चित्रकार हैं, और वह पूछ रही हैं कि क्या सांझी, जो पारंपरिक सांझी निर्माण होता है, उसमें क्या पुरुष कलाकार ही सहभागी होते हैं या बना सकते हैं, या महिलाएं भी बनाती हैं? अभी तक के उसमें जो मंदिर, क्योंकि ये देवालयी सांझी का होता है, तो देवालयी सांझी में अभी तक पुरुष का ही योगदान रहा, वहाँ स्त्रियां जरा भी अलाउड नहीं है। तो अभी तक तो यही है कि स्त्रियां निषेध है। देखिए वृंदावन, कनिका जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृंदावन के जो देवालयों में अभी भी पुरुष कलाकार ही सांझी बनाते हैं और महिलाएं नहीं बनाती हैं, परंतु वल्लभ संप्रदाय में
मैंने देखा है कि प्राय महिलाएं भी जो है अपने घरों में या जो हवेलियां हैं और वहाँ पे भी जो है वो सांझी का निर्माण करती हैं। परंतु खास अगर हम वृंदावन के मंदिरों की बात करेंगे तो यहाँ पे महिलाएं नहीं हैं अभी, और अभी यह कार्य पुरुषों के हाथ में ही है, पुरुष कलाकारों के में। परंतु मैं समझता हूँ कि हम कला के रूप में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ये पहल कर सकता है, और आप सब लोगों को आमंत्रित हम लोग करते हैं कि ये समय बीतेगा निश्चित रूप से महामारी का, और हम वृंदावन में, क्योंकि इस महामारी के शुरू होने से पहले जो है वृंदावन में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहा था सांझी की, परंतु इस संक्रमण की वजह से वो नहीं हो सकी। तो जैसे ही स्थितियां सुधरेंगी हम लोग वृंदावन में आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि महिलाएं भी आएं और इस कला को अवश्य सीखें। जी जी, थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन कार्यशाला हो रही है इसके बाद बहुत सारा इंस्पिरेशन जाएगा। बहुत सारे युवा कलाकार महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस बार इस सांझी को सीखने के बाद बहुत सारे लोग, महिलाएं इस कला को आगे बढ़ा पाएंगी। एक और क्वेश्चन है मोनिका कुमारी जी का। वो पूछ रही हैं कि क्या इज इट कंपल्सरी टू मेक सांझी इन ऑक्टागन शेप? क्या सांझी को ऑक्टागन शेप में यानी अष्टकोण की शेप में बनाना कंपल्सरी है? क्या सांझी बनाने का ये एक रूल है या किसी और शेप में भी बन सकता है? देखिए, जो वल्लभ संप्रदाय में जो सांझी बनती है वो तो प्राय चौकोर बनती है, ये वहाँ जरूरी नहीं होता है कि अष्टकोणीय बने। परंतु वृंदावनी परंपरा की जो सांझी बनती है उसमें अष्टकोणीय सांझी का चलन है, और वल्लभ संप्रदाय में जो सांझी बनती है वो तो चौकोर भी बनाई जाती है और वहाँ लीला के लिए बहुत स्थान छोड़ा जाता है। यहाँ कलात्मक पक्ष जो है बहुत ऊपर आ गया है और लीला के लिए स्थान थोड़ा छोटा जरूर हो गया है। परंतु लीला की वल्लभ संप्रदाय की जो सांझी है उसमें आप देखेंगे कि एक ही खाका चला करके बनाई जाती है लीला, पर यहाँ पे जो हौज है उसका सौंदर्य, इस जो पूरा काम हो रहा है वो एक तरफ होता है और हौज का जो सौंदर्य होता है वो एक तरफ होता है। तो कला को लेकर के यहाँ काफी श्रम किया गया है। वृंदावनी परंपरा में सांझी की जो वृंदावनी परंपरा है उसमें कला पक्ष पे बहुत काम हुआ, मैं ये बताना चाहता था। सर, विकी मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विकी मेहता जी का प्रश्न यह है, वो कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग यानी वल्लभ संप्रदाय में सांझी जो है 15 दिनों के लिए बनाई जाती है हवेली और घरों में। वो कह रहे हैं उसके बाद हम जो बनी हुई सांझी है उसे किस प्रकार से प्रिजर्व और संरक्षित करके रख सकते हैं? देखिए, ये सांझी निर्माण एक अनुष्ठान है और वो अनुष्ठानिक चित्रण है ये, और उस अनुष्ठान के साथ में ये समाप्त हो जाता है। परंतु मेरे पास में गोपाल दादा बैठे हुए हैं, ब्रज गोपाल चित्रकार वृंदावन के, जिन्होंने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और इन्होंने सांझी की को पेंटिंग के रूप में बनाया है। वो जो पूछ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दादा आप ये बताइए, जो सांझी को आपने पेंटिंग का रूप दिया उसके पीछे क्या कारण थे? उसका जो स्थायीकरण जो आपने किया है, कारण क्या है कि इसको हम बना रहे हैं, कितना संरक्षण कर सकते हैं इसका? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, 12 घंटे से ऊपर नहीं है। और इसको जो मैंने पेंटिंग में बनाया है, मिनिएचर आर्ट में, वो पीढ़ी बाई पीढ़ी मजा लेगी उसका। एक पीढ़ी से संबंधित नहीं है कि खाली मैंने बनाई है ये आगे जाके मेरे से समाप्त हो जाएगी। पता पड़ी कि उसकी पीढ़ी बाई पीढ़ी देख सकते हैं, उसको देख के प्रोत्साहित हो सकते हैं और बनाने की व्यवस्था है उसको देख के कि ये ऐसे बनती थी पहले,
तो हो सकता है उसमें कोई और फेरबदल हो आगे चल के। तो आपने काफी जो है हमारे पास में जो दादा हैं ब्रज गोपाल जी, उन्होंने सांझी को स्थायी चित्रों के रूप में बनाया है और हमने ग्रुप पे भी उनका काम डाला था और विश्वजीत दादा ने भी कुछ सांझियों को स्थायी रूप दिया है। दादा आपने भी कुछ सांझी की पेंटिंगें बनाई है ना? मदन दादा आपने भी बनाई है क्या? तो इसका मदन दादा भी हमें बता रहे हैं, मदन मोहन शर्मा जी भी हमें बता रहे हैं कि सांझी की पेंटिंग का काम भी अब वृंदावन में चलने लगा है। दादा ये कब शुरू हुआ है, कितना टाइम हुआ है इसको सांझी की पेंटिंग बनाने का जो है? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। अच्छा 5 साल के अंदर। तो क्या इसकी बाजार के अंदर इसकी कोई मांग निकली? मैंने कम से कम लगा के 50 पेंटिंग बना के जा चुकी हूँ। अच्छा बिक्री के लिए जो है, तो बाजार के अंदर लोगों ने पसंद कर रहे हैं। एक अलग अच्छे काम है। एक तो ज्यादातर स्क्वायर में चौकोर पेंटिंग देखने को मिलती है आपको। एक ये आपको कृष्ण से संबंधित लीलाएं मिलती हैं देखने को सांझी में, और एक बार उसके एक बड़ा बढ़िया बॉर्डर जिसको हम बेल बना रहे हैं इस समय, वो एक आकर्षण का एक बहुत बढ़िया जो देखने में एक मजा आता है, एक नई चीज वृंदावन से जो। फिर इसको हम, ये खाली एक आर्ट नहीं है, इसको हम श्री जी का स्वरूप भी मानते हैं और इसको सांझी के साथ साथ श्री यंत्र भी बोलते हैं हम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं अष्टकोणीय सांझी के बारे में। जो श्री यंत्र होता है वो भी अष्टकोण होता है। ये एक तो श्री जी के हाथ से श्री जी का स्वरूप, उसमें भी अष्टकोण, तो ये एक आध्यात्मिक चीज है। आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। एक बार मैं सांझी पर अपना व्याख्यान दे रहा था तो राधा रमन जी के गोस्वामी श्रद्धेय पुलिन गोस्वामी जी हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये वैष्णवी तंत्र है लक्ष्मी नारायण। तो मुझे अब ध्यान आ गई आपकी बात कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात कुछ आपने संकेत दिए हैं उसके बारे में। इसके अलावा हितांगी कोई और प्रश्न अगर हमारे दर्शकों का आ रहा हो? सर एक प्रश्न आ रहा है। प्रश्न ये है कि सांझी क्या रोज बनाई जाती है या कुछ ऐसा समय है जिस समय में सांझी को बनाना आवश्यक है, बनती है, ऐसी क्या प्रथा है? इसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, सांझी रोज नहीं बनाई जाती, हर दिन नहीं, ये रंगोली नहीं है, हर दिन नहीं बनाई जाती। और पितृ पक्ष जो होता है, श्राद्ध पक्ष जो होता है, उस समय 15 दिन बनाई जाती है। और ये लोक में यानी उत्तर भारत में, पूरे राजस्थान में, मालवा में और निमाड़ में इसको संजा बोलते हैं, राजस्थान में इसको सांझी बोलते हैं, ब्रज में भी इसको सांझी बोलते हैं। और ये संध्या की उपासना की परंपरा है। ये संध्या की उपासना का एक पुराना अनुष्ठान है जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है। और लोक में भित्ति पर, ये भूमि पर नहीं बनती, ये भूमि चित्रण है, परंतु लोक में दीवार पर, भित्ति पर ये बनाई जाती है। और गाय के गोबर से उसमें 15 दिन अविवाहित कन्याएं नई नई आकृतियां बनाती हैं। उसके पीछे एक विस्मृत हो गई लोक कहानी भी है। और अंतिम दिन नरवर कोट बनता है। दरअसल जितना मैंने समझा है लोक की सांझी को, तो वो एक कन्या के अपने घर आने की कहानी कहते हैं। उसके चित्र, उसके जो चित्रों में प्रतीक हैं, वो ये बतलाते हैं कि सांझी एक कन्या है जो लोक की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है और वह पितृ पक्ष में अपने ससुराल से मायके आती है। तो जिसमें एक दिन
एक ब्राह्मण, जो लंगड़ा ब्राह्मण होता है, उसको अंकित किया जाता है, किसी दिन सिंगाड़े अंकित किए जाते हैं, किसी दिन पान बनाया जाता है। इस तरह से हर दिन नई आकृतियां बनती हैं। और अंतिम दिन जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो कोट होता है। वो कोट बनाया जाता है जिसमें स्त्री और पुरुष आकृतियां बनती हैं और वह काफी विशाल होता है। ये सर, भूमि जी का एक प्रश्न है। भूमि जी कह रही हैं कि खाके कैसे बनाते हैं, क्या आप उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? कल किस प्रकार बनाए जाते हैं? आज जो हमारा काम है, ये रंगों का बेस, आज का जो चरण हम लोगों ने रखा है, दरअसल साझी तो हर दिन बनती है पूरी की पूरी, परंतु हम चूंकि एक कार्यशाला कर रहे हैं और ये एक समझाने के लिए इसको शो की तरह हम लोगों ने डिजाइन करने की प्रयास किया था कि एक इसको आयोजन की तरह इसका हम लोग आप लोगों को दिखा सकें और बता सकें, बनते हुए दिखा सकें। तो हम लोगों ने ये रखा था कि भाई पहले दिन हम लोग सूत डालने से लेकर के और रंग छानने तक का काम कुछ करेंगे। फिर बेल और स्टेंसिल जो खाके हैं उनका कार्य जो है कल होगा। तो खाके कैसे बनते हैं, मैं निश्चित रूप से विश्वजीत दादा से मैं कल कहूंगा कि थोड़ा उस पर कल प्रकाश जरूर डालेंगे। विश्वजीत दादा, हमारे एक दर्शक ये पूछ रहे हैं, भूमि जी जो है वो ये पूछ रही हैं कि खाके बनते कैसे, कैसे उनकी कटिंग की जाती है, क्या कोई अलग से काटने के लिए कोई कैंची विशेष होती है? तो पुराने हो रहे हैं, जैसे आपने अभी परिचय दिया जो मथुरा के सोनी दरबार, तो वो लोग पुरानी कैंची से भी वो करते थे, लेकिन आजकल जैसे लेजर कटर जो आते हैं वो कटर से भी हो जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड भी कट के आने लग गए हैं। कंप्यूटराइज्ड भी कट के आने लगे हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड उनका जो पेपर होता है वो काफी मोटा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उतने ज्यादा काम नहीं कर पाते। वो इसमें काम नहीं कर पाते। इसमें काम करने के लिए पेपर जितना पतला होगा उतना अच्छा है, उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम कलर के ऊपर रखते हैं और जब रंग के ऊपर रखेंगे, अगर वो भारी है, कागज मोटा होगा, भारी होगा, तो कलर को अपने साथ उठा के ले आएगा। अच्छा, जो नीचे का बेस है वो उसी में चिपक के और ऊपर आ जाएगा। इसलिए पेपर जितना हल्का होगा वो ज्यादा अच्छा होता है। और इसमें वो भी हैंडमेड पेपर जो होते हैं वो बिना एसिड वाला, नॉन एसिड। मैं समझ गया, जो हाथ का बना हुआ कॉटन का, वो भी कॉटन का नॉन एसिड। हाँ, तो वो जो नॉन एसिड होगा वो काफी लंबे समय तक चलता है। हाँ, हम लोग ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में जो पांडुलिपियां हैं और उनके संरक्षण के लिए भी हम लोग जो है उस कागज का प्रयोग करते हैं। पांडुलिपियों को रखने के लिए, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण में वो पेपर प्रयुक्त होता है। तो उसके अगर खाके बनाए जाएं, पेंसिल बनते हैं, तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। और इसके अलावा आजकल प्लास्टिक के तो बन ही रहे हैं। जी, प्लास्टिक के बन रहे हैं, प्लास्टिक शीट के। जी। एक और प्रश्न आ रहा है, विकी मेहता जी पूछ रहे हैं, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। तो हमारी ऑडियंस में विकी मेहता जी पूछ रहे हैं कि जो सांझी के खाके होते हैं, जो स्टेंसिल्स होते हैं, इनको किस तरीके से इनका रखरखाव हमें करना चाहिए, इनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सांझी के जो खाके स्टेंसिल्स हैं, उन्हें दादा किस तरह से रख सकते हैं? उन्हें रखने का विधि क्या है? उन्हें आप कैसे सुरक्षित रखते हैं? उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई भी फोल्डर या फाइल बनानी जिसमें वो सीधे रखे हो। विश्वजीत दादा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, यदि आप मैं विश्वजीत दादा के पास चला जाता हूँ जी। अब आप बताइए। स्टेंसिल जितने भी रखे हो वो सीधे रखे और दबाव में रखे हो, उनमें मुड़ाव ना हो। अगर जहाँ से वो मुड़े हुए होंगे तो कुछ दिन बाद जब हम उनको निकालेंगे और उनको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से पेपर टूट जाता है या वो फट जाएगा वहाँ से, जहाँ से मुड़ा रहेगा। तो इसलिए स्टेंसिल जब भी रखें सीधे रखें। किसी भी फाइल में कोई फाइल बना ले तो उनको एकदम सीधा करके रखें। बहुत अच्छा। आपको परिधि जी आवाज आई दादा की? जी आई, मुझे। अच्छा, एक प्रश्न है स्वाति मिश्रा जी का। वो क्योंकि पेंटिंग्स की अभी बात हुई थी तो वो पूछ रही हैं कि क्या हम सांझी की पेंटिंग्स भी देख सकते हैं?
सांझी की पेंटिंग हमने ग्रुप पे डाली है स्वाति जी। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं सांझी की कार्यशाला में, तो गोपाल दादा का एक पूरा सांझी की पेंटिंग का एक चरण बद्ध काम जो है, जिसमें उन्होंने पहले चरण से लेकर के और उसको अंतिम चरण तक शायद 5 चरणों के काम 5 फोटो के माध्यम से हमने वहां दिखाया है। तो ग्रुप पे आपको कोई भी व्यक्ति, अगर आप बाद में जुड़ी हैं तो वो आपको दे सकता है। आप ग्रुप के किसी भी व्यक्ति से दे दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, या मुझे आप बताइएगा तो मैं आपको दोबारा से उसको एक बार आज में डाल देंगे ग्रुप पर। जो लोग नए जुड़े हैं तो उन्हें पुरानी पोस्टें नहीं दिख रही होंगी, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा परिधि जी क्या स्वाति मिश्रा जी का एक और प्रश्न है, वो कह रही है कि हाँ। क्या सांझी बनाने का जो कार्य है ये हम दिवाली पे बना सकते हैं? देखिए, सांझी आप अपने घर पे कभी भी बनाइए, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, पर परंपरागत जो एक अनुष्ठानिक चित्रण है वो पितृपक्ष में होता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि दिसंबर में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान एक राष्ट्रीय सम्मेलन करता है अध्येताओं का। उस अवसर पर भी गोपाल दादा हमारे जो हैं वो संस्थान के परिसर में सांझी बनाते हैं, क्योंकि बाहर से पूरे देश भर से ब्रज संस्कृति के अध्येता वृंदावन में इस परिसर में एकत्रित होते हैं संस्थान के में। तो उन्हें दिखाने के लिए उस समय भी जो है एक सांझी बनाते हैं। तो आप कभी भी बना सकते हैं, ये ऐसा कोई निषेध नहीं है, परंतु ये इस समय जो चल रहा है वो एक अनुष्ठानिक चित्रण है और वो परंपरा से जुड़ा हुआ है। आप सांझी कहीं बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, उसको लेकर के कोई निषेध नहीं है जी, तो मैं आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर आज का पूरा काम क्या मतलब आप क्या दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, या आज का ये सत्र समापन करें आज के इतना ही? क्यों गोपाल दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? तो परिधि जी, आज आपने देखा कि रंगों की आभा कैसे खिल के आ रही है, आप जी लोग सर, देख पा रहे होंगे। जी। और इससे आगे का कार्य जो है हम लोग कल शायद देखें। सर, बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी जो अछूते रह गए हैं, उन प्रश्नों को मैं नहीं ले पाई हूँ, तो आप सबसे मैं ये कहती हूँ कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम कल देंगे। और अगर मैं हितांगी हमारे साथ जुड़ी हैं। हितांगी, आपके पास एक प्रश्न है, तो आप प्लीज अपना प्रश्न रख सकती हैं। मैं कल पूछ लूंगी परिधि, वी कैन मूव अहेड टुडे। ठीक है। तो सांझी के पद गायन के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं अर्श रावल जी। Arsh has a diploma in electrical engineering from Sigma Institute of Engineering, Gujarat. She also has a bachelor's in classical music from the Faculty of Performing Arts from Maharaja Sayaji Rao University, Vadodara, where she is also pursuing her master's in classical music right now. She's very interested in understanding Krishna and the various roles of Krishna through folklores. This is the first time that Ms. Arsh Rawal has joined the platform of Braj Sanskriti Shodh Sansthan, and today she will be presenting before us, to culminate today's session, some beautiful pad that are sung in the temples of Vrindavan on the occasion of making Sanji, the art of Sanji. We welcome Arsh to Braj Sanskriti Shodh Sansthan. थैंक यू सो मच परिधि जी। सभी को मेरा राधे राधे। मैं आर्श रावल, मैं जैसे कि परिधि जी ने बोला मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ क्लासिकल म्यूजिक में। अब मैं आपके सामने एक पद प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी राग जंगलों में। ये राग जंगलों जो है वो ज्यादातर उत्सव वाला राग है। जैसे अभी सांझी देखा हमने कितनी सुंदर बनी है, तो उसका उसमें कोशिश करूंगी राग जंगलों में पद प्रस्तुत करने की। आज्ञा चाहती हूँ। सा मा सा
सा। अरे तुम कौन हो रे प्यारी, तुम कौन हो रे वन में फूलवावी ननाई। अरे तुम कौन हो रे वन में फूलवावी ननाई। नेह नगर को बन्यो बगीचा, नेह नगर को बन्यो बगीचा। फूल रही फुलवारी, अरे तुम कौन हो रे वन में फुलवावी ननाई। मदन मोहन प्रिया यो बुझत है, तू को है सुकुमारी। मदन मोहन प्रिया यो बुझत है, तू को है सुकुमारी। ललिता मोरी लाल सो, ललिता मोरी लाल सो। वृषभान दुलारी, अरे तुम कौन हो रे वन में फुलवावी ननाई। यावन में हम सदा वसत है, हम ही करत रखवारी। यावन में हम सदा वसत है, हम ही करत रखवारी। बिन बूझे तुम बिनत हो फूलवा, बिन बूझे तुम बिनत हो फूलवा। जो बन मद मतवारी, अरे तुम कौन हो रे वन में फुलवावी ननाई। ललित वचन सुन लाल के, ललित वचन सुन लाल के। सब रीझ रही ब्रज नारी। सूरदास प्रभु रस बस कीनी, सूरदास प्रभु रस बस कीनी। विरह वेदना तारी, विरह वेदना तारी। अरे तुम कौन हो रे वन में फुलवावी ननाई। अरे तुम कौन हो रे प्यारी, तुम कौन हो रे वन में फुलवावी ननाई। धन्यवाद अर्श।
एक सांझी जी, साथ में शुक्रिया। रंगों से बन रही है और एक सांझी आपने अपने स्वरों से सजा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I now invite our dear friend Miss Sneha Nagarkar, who is an archaeologist and an Indologist, to please come over and formally thank the participants, the artists, sir, and our dear audience for today. थैंक यू परिधि जी। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन आयोजित इस सांझी कार्यशाला में अपना कला कौशल प्रस्तुत करने के लिए ब्रज के प्रतिभाशाली कलाकार श्री विश्वजीत दास जी, श्री ब्रजगोपाल गुप्ता जी तथा श्री मदन मोहन शर्मा जी के प्रति संस्थान की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी कला का साक्षात्कार देख हम सभी प्रतिभागी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। अपने सुमधुर स्वर में सांझी के पदों का गायन करने वाली सुश्री आर श्रावल जी के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी प्रतिभागियों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करूंगी। आप इतने उत्साह और आत्मीयता के साथ इस सांझी कार्यशाला में सहभागी हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष सहजता से संभालने वाली संस्थान की ही सदस्य सुश्री हितांगी ब्रह्म भट्ट जी तथा कार्यक्रम का इतना सुंदर संचालन करने वाली संस्थान की सदस्य श्रीमती परिधि डेविड मैसी जी के प्रति मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। संस्था के संस्थापक सचिव श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने इन सभी प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ संवाद के द्वारा हम सभी को सांझी कला के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। बहुत बहुत आभार सर आपका। संस्थान के सदस्य श्रीमती वर्षा तिवारी जी, श्री अमनदीप वशिष्ठ जी, सुश्री स्वाति गोयल जी, सुश्री सुरभि पांडे जी तथा श्री गोपाल शरण शर्मा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कुमार शाश्वत तिवारी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में उन्होंने भी बहुत सहायता की है। आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आप इस कार्यशाला में सहभागी हुए। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू टुमारो एज वेल। नमस्ते, जय श्री राधे, राधे राधे।